नमस्कार दोस्तों, एपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सीएफटी का अध्ययन किया था। किसका? सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस वीडियो में हम सीएफटी से संबंधित स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी का अध्ययन करने वाले हैं। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, पहले तो ये जानते हैं कि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या होती है। देखिए, एक ऐसी श्रेणी जिसमें लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के आधार पर यदि व्यवस्थित कर दें तो उसको कहेंगे हम स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। अर्थात यदि लिगेंडों को उनकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की प्रबलता के आधार पर अगर हम व्यवस्थित करके एक श्रेणी बना दें तो उसको कहेंगे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। इस श्रेणी में क्या किया जाता है? सबसे पहले दुर्बल लिगेंड को रखा जाता है, फिर उससे प्रबल, फिर उससे प्रबल, यानी कि लिगेंडों की प्रबलता के आधार पर उनको व्यवस्थित किया जाता है। इस श्रेणी का जो निर्माण है वो प्रायोगिक रूप से किया गया था, प्रैक्टिकली रूप से। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ विभिन्न लिगेंडों के संकुल यौगिक बनाए और उनकी जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है उसको देखा और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के आधार पर इस श्रेणी का निर्माण किया गया था। अर्थात जिसकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कम है उसको पहले रखा गया और जिसकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ज्यादा है उसको बाद में रखा गया। ठीक है, तो देखिए कुछ एक लिगेंडों के उदाहरण यहाँ मैं बता रहा हूं जिसमें स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में जिनको रखा गया है। देखो, I- मतलब आयोडो लिगेंड यहां सबसे दुर्बल लिगेंड है इस श्रेणी में। फिर उसके बाद ब्रोमो, HCN-, Cl-, N3-, NO3-, F-, OH-, C2O4-2। इस तरह से इन लिगेंडों को उनकी प्रबलता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रबल लिगेंड बताई गई है वो बताई गई है कार्बोनिल लिगेंड, यानी कि प्रबलता सबसे ज्यादा किस लिगेंड की है? लोन पेयर डोनेटिंग की क्षमता सबसे ज्यादा किस लिगेंड की है? कार्बोनिल लिगेंड की है। और सबसे दुर्बल कौन है इसमें? I-। अब देखो, यहां पर जानने वाली चीज ये है कि H2O तक की जो लिगेंड है उनको यहां दुर्बल मान सकते हैं हम। ठीक है, कहां तक की? I-, Br-, HCnCl, N-3, NO3-, F-, OH-, ऑक्सीलेटो और H2O तक की जो लिगेंड है उनको हम दुर्बल मान सकते हैं और उसके बाद की जो लिगेंड है उनको हम प्रबल मान सकते हैं। तो ये होती है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। इसका निर्माण प्रायोगिक रूप से किया गया था और इसमें बिल्कुल स्पष्ट विभाजन किया गया है कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का और प्रबल क्षेत्र लिगेंड का। ठीक है, अगला टॉपिक जो हम यहां पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संकुल यौगिकों का रंग। संकुल यौगिकों का रंग। देखिए, सीएफटी में संकुल यौगिकों के रंग की भी व्याख्या की गई थी। संकुल यौगिकों का रंग, कलर। अब देखिए, बीवीटी में हमने देखा था, बीवीटी में रंग की व्याख्या नहीं की गई थी कि संकुल यौगिकों का रंग कैसा होगा, इसकी कोई व्याख्या बीवीटी में नहीं की गई थी, लेकिन सीएफटी में रंग की व्याख्या की गई थी। ठीक है, देखो, रंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई वस्तु श्वेत प्रकाश को पूरा अवशोषित कर लेती है, संपूर्ण भाग को अवशोषित कर लेती है, तो वो वस्तु दिखाई देती है काली, डार्क बिल्कुल। यदि कोई वस्तु जिस प्रकाश का अवशोषण हुआ है सबका उत्सर्जन कर दे तो वो दिखाई देती है श्वेत, सफेद रंग की। और यदि कोई वस्तु किसी एक निश्चित रंग का अवशोषण कर लेती है तो उसके पूरक रंग की दिखाई देती है। किसकी दिखाई देती है? पूरक रंग की। देखो, पूरक रंग क्या होते हैं?
ऐसे दो रंग जिनको आपस में मिलाने पर श्वेत रंग उत्पन्न हो जाए, सफेद रंग उत्पन्न हो जाए, उनको हम पूरक रंग कहते हैं। तो जैसे एक कोई वस्तु है, यानी कि कोई संकुल यौगिक है, उस पर श्वेत प्रकाश पड़ा और श्वेत प्रकाश पड़ने पर एक निश्चित रंग के प्रकाश का ये अवशोषण कर लेगा, क्योंकि इसमें एगमित इलेक्ट्रॉन है और एगमित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित रंग के प्रकाश का अवशोषण कर लेंगे और अवशोषण करने के बाद ये वस्तु जिस प्रकाश का अवशोषण हुआ है उसके पूरक रंग की दिखाई देगी। देखो पूरक रंग मैंने यहाँ कुछ लिखे, जैसे लाल रंग का पूरक रंग है नीला। अगर हम लाल और नीले रंग को मिक्स कर दें तो व्हाइट रंग यानी कि सफेद रंग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु लाल रंग का अवशोषण कर रही है तो वो नीले रंग की दिखाई देगी, क्योंकि उसका रंग पूरक रंग कौन सा है, नीला रंग है। ऐसे अगर पराबैंगनी रंग का अवशोषण कर रही है तो हल्का पीला, तो ये पूरक रंग है। जैसे पीले रंग का पूरक रंग है बैंगनी रंग। अगर कोई वस्तु या संकुल यौगिक पीले रंग का अवशोषण कर रहा है तो वो दिखाई देगा बैंगनी रंग। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ CFT में रंग की व्याख्या किस प्रकार की, वो मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूं। देखिए, जैसे एक यौगिक है TiH2O का होल 6+3, TiH2O का होल 6+3 एक संकुल यौगिक है और ये बैंगनी रंग का दिखाई देता है, जिसकी व्याख्या हमको करनी है। अब देखो, टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। सबसे पहले हमने इसकी ऑक्सीकरण अवस्था मान ली X, तो X + 0 = +3, तो +3 आ गई। ठीक है, तो 3 आ गई, तो टाइटेनियम होता है स्कैंडियम टाइटेनियम 22। ठीक है, तो 4s2 3d2, जबकि टाइटेनियम +3 का क्या हो जाएगा, टाइटेनियम +3 ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन हमको निकालने पड़ेंगे, तो 2 4s से निकाल देंगे और 1 3d से, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से निकलते हैं, बाद में आंतरिक कोश से निकलते हैं, तो ये हो जाएगा 4s0 3d1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टाइटेनियम से 6 एक्वा लिगेंड जुड़े हुए हैं और उसकी ज्यामिति है अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय ज्यामिति होने पर यहां पर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिस्टल। देखो, ये तो टाइटेनियम के समभ्रंश डी कक्षक हैं, समभ्रंश डी कक्षक, जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कितने भागों में बढ़ जाएगा, 2 भागों में, क्योंकि CFT के अनुसार क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हो गया। ऊपर चले जाएंगे Eg कक्षक और नीचे चले गए T2G कक्षक। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहां भरा जा रहा है, नीचे Eg कक्षक में भरा जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, ये CFT के अनुसार हमने 2 भागों में बांट दी। अब क्या होगा, जब इस संकुल यौगिक के ऊपर प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश पड़ रहा है, तो श्वेत प्रकाश से एक निश्चित रंग के तरंगदैर्घ्य का ये इलेक्ट्रॉन अवशोषण करेगा और अवशोषण करके फिर ये उच्च ऊर्जा वाले क्षेत्र में यानी कि Eg कक्षकों में उत्तेजित हो जाएगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ T2G से कहाँ उत्तेजित हो गया, Eg में, इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गया। अर्थात निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन हो गया उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में। इसको कहते हैं हम DD संक्रमण। DD संक्रमण, निम्न ऊर्जा वाले से उच्च ऊर्जा वाले क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसको कह रहे हैं हम DD संक्रमण। और इसी DD संक्रमण के कारण यौगिक एक निश्चित रंग का दिखाई देता है, क्योंकि एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण कर लिया और जिस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण किया है उसके पूरक रंग का यौगिक यहाँ दिखाई देगा। तो यह है यहाँ रंग की व्याख्या कि रंग कैसे दिखाई देता है। तो रंग का हम कारण मान सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के कारण निम्न ऊर्जा वाले T2G और उच्च ऊर्जा वाले Eg कक्षक बन गए। अगर T2G कक्षकों में एगमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण करके उसका उत्तेजन हो जाएगा Eg कक्षक में
और इसे कहेंगे हम डीडी संक्रमण। और इसी डीडी संक्रमण के कारण यौगिक का रंग हमको दिखाई देता है, कोई पर्टिकुलर रंग दिखाई देता है। जिस रंग का यौगिक अवशोषण करता है उसका पूरक रंग हमको दिखाई देता है। तो ये रंग की व्याख्या हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहां एक चीज और बता सकता हूं कि सीएफटी में यौगिकों के चुंबकीय गुणधर्मों की मात्रात्मक व्याख्या की। मतलब बीबीटी में तो ये बताया था कि अगर एगमेट इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय होगा और एगमेट इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अनुचुंबकीय नहीं होगा। लेकिन सीएफटी में क्या बताया गया कि अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय के साथ साथ उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, मतलब उसकी मात्रात्मक व्याख्या भी यहाँ की। अब मात्रात्मक व्याख्या करने के लिए यहाँ चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया था, म्यू बराबर अंडर रूट ऑफ n+2, ये फॉर्मूला दिया गया था, ठीक है। जहां पर n है युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, n क्या है यहाँ, एगमेट इलेक्ट्रॉन की संख्या। सपोज n यानी कि किसी संकुल यौगिक में एक एगमेट इलेक्ट्रॉन है तो उसका हम चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, म्यू बराबर 1 और 1+2, तो कितना हो गया 1 और ये हो जाएगा 3, 3 × 1 यानी कि 3 और √3 का मान होता है 1.732। और यहां चुंबकीय आघूर्ण की जो इकाई आएगी वो आएगी बोर मैग्नेटॉन, जिसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम बीएम। अर्थात यहां पर किसी संकुल यौगिक के चुंबकीय गुण की मात्रात्मक व्याख्या भी की जा सकती है और इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम उसका चुंबकीय आघूर्ण भी निकाल सकते हैं। किसी यौगिक के T2G और EG कक्षकों में कितने एगमेट इलेक्ट्रॉन हैं, उन एगमेट इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं और संख्या निकालने के बाद इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम उसका चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं।